ओके डियर स्टूडेंट्स, ये आपके लिए फिर एक बार आपका पेपर लेकर आए हैं, इंडियन राइटिंग इन इंग्लिश प्रोज एंड पोइट्री। ये बैक पेपर था एक्चुअली। आपके इससे पहले जितने भी इस पेपर से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर्स हैं वो सब अपलोडेड हैं, आप उनको देख सकते हैं। और ये पेपर क्योंकि अभी आपका रिसेंटली आया था तो ये भी आपकी काफ़ी हेल्प करेगा ये जानने के लिए कि किस तरह के क्वेश्चंस इसमें पूछे गए थे, क्योंकि कितनी बार रिपीट होते हैं। लेकिन आपके जो पहले ऑलरेडी अपलोडेड पेपर हैं इस पेपर के, तो वो आप एक बार उनको भी ज़रूर देख लेना। गुड। अब देखिए ये वाला आपका पेपर, इसमें वही सेम आपका एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट एंड लॉन्ग। लेकिन इसमें कभी कभी क्या होता है कि वेरी शॉर्ट या हमारे ये क्योंकि एक नंबर का होता है, 10 क्वेश्चंस आपने करने होते हैं। कितनी बार ये होता है कि इसमें कुछ डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो इसकी आप जितनी ज़्यादा प्रिपरेशन कर ले उतना ही अच्छा है, क्योंकि ये फर्स्ट वन आपका 10 मार्क्स का है। गुड। सेक्शन ए वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और देखिए किस तरह से आपके क्वेश्चंस आए हैं, तो इनको जल्दी से आप देख लीजिए इनके आंसर्स। हु आर द वेरी फर्स्ट इज, इसमें कोई ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको, मीन्स आपको 10 दिए जाएंगे, 10 का ही आपने आंसर देना है। हु आर द स्पीकर्स इन द पोयम। पोयम का नाम क्या है आपका? पैलिनक्विन बेरर्स। और किसने कंपोज किया है इसको? सरोजनी नायडू ने। तो इसमें आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर स्पीकर्स कौन है, तो इसमें आपको आपका आंसर आपके क्वेश्चन में ही है, क्योंकि टाइटल ही पोयम का है पैलिनक्विन बेरर्स। तो पैलिनक्विन बेरर्स आर द स्पीकर्स इन द पोयम। ओके, आंसर आपका यही होगा। सेकेंड वन इज व्हाट डज टैगोर मीन बाय डोमेस्टिक वॉल्स। टैगोर का क्या मीनिंग है इन वर्ड्स के थ्रू? डोमेस्टिक वॉल्स से क्या मतलब है टैगोर का? तो ये डोमेस्टिक वॉल्स है, यहाँ पर वॉल्स मीन्स बैरियर्स। एक तरह से ये बैरियर्स हैं, और इनको किसने क्रिएट किया है? हम लोगों ने ही किया है। मीन्स ऑल दीज काइंड्स ऑफ बैरियर्स आर क्रिएटेड बाय पीपल देमसेल्व्स। और ये किस तरह के बैरियर्स हैं? कास्ट, रिलीजन, एरिया, लैंग्वेजेस और सुपरस्टिशंस। ओके, जाति, धर्म या भाषा के नाम पर हमने अपनी ही आप के कारण हमने क्या किया हुआ है, ये सब दीवारें खींची हुई हैं। और ये इन वॉल्स को क्या कहा है टैगोर ने? डोमेस्टिक वॉल्स। और यही रीज़न है कि ये सब हमारी यूनिटी को इफ़ेक्ट करता है और हमें आगे बढ़ने से रोकता है। तो ये तो आपको समझा दिया गया है इजी लैंग्वेज में कि डोमेस्टिक वॉल्स का क्या मतलब होता है। अब इसको आप एग्जाम में कैसे लिखेंगे? व्हाट डज टैगोर मीन बाय डोमेस्टिक वॉल्स? टैगोर मीन्स बाई, ओके, आंसर है आपका, यहाँ से आप स्टार्ट करेंगे लेना। और जिस भी टेंस में दिया है, जैसे कि डज आया है तो यहाँ पर आपका मीन्स आ जाएगा। टैगोर मीन्स बाई डोमेस्टिक वॉल्स बैरियर्स, राइट। और इसको अंडरलाइन कर दिया जैसे आपने बैरियर्स को, बैरियर्स क्रिएटेड बाई द पीपल देम सेल्व्स, एंड दीज बैरियर्स आर caste, religion, area, language, superstitions, and these barriers prevent the people to unite. Okay, और ये barriers वो हैं जो people को आपस में रोकते हैं एक दूसरे से जोड़ने के लिए। नेक्स्ट वन इज, इसको अगर आप चाहें तो इसको छोटा भी कर कर लिख सकते हैं, बस आप इतना भी लिख सकते हैं क्योंकि एक नंबर का है। तो फिर इसको लेट मी जस्ट टेल यू कि बस बैरियर्स कर देना आप, और इसके बैरियर्स के ब्रैकेट में आप ये जरूर बता देना कि इन बैरियर्स का मीनिंग क्या है। ओके, तो ज़्यादा लेंथी ना लेकर आप इसको एक लाइन में भी लिख सकते हैं। इन विच लैंग्वेज द चैप्टर्स ऑफ हिंद स्वराज वर ओरिजिनली रिटन। हिंद स्वराज को ओरिजिनली किस लैंग्वेज में लिखा गया था? इसके जो भी चैप्टर्स हैं तो उनको लिखा गया था गुजराती में, राइट। और गांधी जी ने इसको खुद ही ट्रांसलेट किया था। इट वॉज रिटन इन गुजराती। विच टू फिगर्स ऑफ स्पीच आर एक्सटेंसिवली यूज्ड बाय रामानुजन इन हिज पोयम एंग्जाइटी। तो ये जो दो फिगर ऑफ स्पीच हैं ये हैं सिमिली एंड मेटाफर्स। ओके, सिमिलीज एंड metaphors. Discuss the stanza pattern of the Spenserian
स्टेंजा। अब इसमें आपसे स्टेंजा का पैटर्न पूछा गया है, स्पेंसरियन स्टेंजा का। कितनी बार ये होता है कि लाइन पूछ ली जाएंगी आपसे, हाउ मैनी लाइन्स आर देयर इन स्पेंसरियन स्टेंजा, ओ व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा। तो वो भी ज़रूर ध्यान रखना। स्पेंसरियन स्टेंजा में 9 लाइन्स होती हैं और ये आपका जैसे कि इसकी राइम स्कीम क्या होती है ये भी अगर आता है तो देखिए इसकी राइम स्कीम भी हमने इसीलिए यहाँ पर नोट की है। तो अगर आता है तो आप लिख सकते हैं द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा इज ए बी बी सी और जो लास्ट वन लाइन होती है उसकी होती है सी। तो इस तरीके से आपके 3-4 क्वेश्चंस आते हैं स्पेंसरियन स्टेंजा से रिलेटेड। अब यहाँ पर क्योंकि स्टेंजा का पैटर्न पूछा है तो इसका आंसर आप किस तरीके से देंगे, ईच स्टेंजा कंटेन्स 9 लाइन्स। ओके, एक स्टेंजा के अंदर कितनी लाइन होती हैं, 9 लाइन्स होती हैं। और स्टेंजा पैटर्न क्या है आप यहाँ से लेकर चल सकते हैं आंसर, फर्स्ट 8 लाइन्स, 9 लाइन्स होती है ना टोटल, देन फर्स्ट 8 लाइन्स इन आइम्बिक पेंटामीटर। ओके, जो शुरू की 8 लाइन्स होती हैं वो किस में होती है, आइम्बिक, IAMBIC, आइम्बिक पेंटामीटर, PENTEMETER। तो जो शुरू की 8 लाइन है वो आइम्बिक पेंटामीटर में होंगी और जो लास्ट वन है, 9th वन है, वो किस में होती है, आइम्बिक बट हेक्सामीटर। ओके, हेक्सामीटर, बस यहाँ पर हेक्सा आ जाएगा आपका, HEXA। और अगर आपके पास टाइम है आप चाहें तो, वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने स्टेंजा पैटर्न पूछा है, लेकिन फिर भी हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आप ये याद रखना 9 लाइन्स होती है और ये राइम स्कीम है। एंड द राइम स्कीम ऑफ स्पेंसरियन स्टेंजा इज AB BC एंड C। Then next one is what is the difference between autobiography and biography। अब देखिए यहाँ पर पहले इसको समझिए, बायो क्या होता है, बायो मीन्स लाइफ एंड ग्राफी मीन्स पैराग्राफ और रिटर्न। तो बायोग्राफी मीन्स लाइफ के बारे में जब भी हम कुछ लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑटो मीन्स सेल्फ, ऑटोबायोग्राफी किसे कहते हैं, एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन। आप इस तरह के क्वेश्चंस जब डिफरेंस पूछा जाता है तो आप पहले लिखेंगे ऑटोबायोग्राफी मीन्स एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय हिमसेल्फ। ओके, जिसे वो खुद लिखता है, ऑटो जिसे वो खुद लिखता है, सेल्फ। ओके, एंड बायोग्राफी एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे ने लिखी है। तो ये आपका देखिए ऑटोबायोग्राफी का ये आपका आंसर आ गया। बायोग्राफी का आप इस तरीके से लिखेंगे एन अकाउंट ऑफ अ पर्सन्स लाइफ रिटन बाय समवन एल्स, जो किसी दूसरे ने लिखी होती है। तो ये डिफरेंस होता है और इसका आप 2 लाइन्स में आपका इसका आंसर आ जाएगा। जब 1 नंबर का क्वेश्चन होता है तो इनको ज़्यादा बिल्कुल भी लेंथी नहीं लिखना, उससे एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। आपने सिर्फ उतना ही आंसर देना है जितना आपसे पूछा गया है, क्योंकि आपने टू द पॉइंट रहना है इस तरह के क्वेश्चंस में। और जो भी आपका आंसर होता है आप कोशिश कीजिए कि उसे या तो हाईलाइट कर दीजिए या अंडरलाइन कर दीजिए। हु इज़ द राइटर ऑफ फेमस बायोग्राफी। ओके, अब देखिए ये बायोग्राफी है आपकी यहाँ पर और इसके राइटर पूछे हैं कौन है। कितनी बार ये होता है कि ये वाला आपकी बायोग्राफी का नाम आ जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि जैसे कि टॉमस फुलर आ गया आपका, टॉमस फुलर राइटर रहे हैं इसके द हिस्ट्रीज ऑफ द वर्दियस ऑफ इंग्लैंड। तो कितनी बार होता है कि टॉमस फुलर का नाम आ जाएगा कि टॉमस फुलर की कोई भी एक फेमस बायोग्राफी का नाम लिखिए। तो आपने ये भी याद रखना है, जैसे कि इस बार ये पूछा गया है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है टॉमस फुलर आपको क्वेश्चन में दे दिया जाए और उनकी बायोग्राफी का नाम पूछ लिया जाए। हु इज़ द राइटर, तो आप इसका आंसर कैसे लिखेंगे, टॉमस फुलर इज़ द राइटर ऑफ फेमस बायोग्राफी द हिस्ट्रीज ऑफ द वर्दीज ऑफ इंग्लैंड। और आपके पास अगर टाइम नहीं है तो आप इतना लिख देते हैं टॉमस फुलर, तो भी आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपके कहीं भी आपका लॉस नहीं होगा। गुड, अब यहाँ पर नेक्स्ट देख लेते हैं, व्हाट इज आनंद मठ। ये तो आप सभी जानते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट होते रहते हैं। आनंद मठ क्या है, और ये भी आ सकता है कि आनंद मठ कब पब्लिश हुआ था। तो इसीलिए इस तरह के क्वेश्चन से ये भी पूछा जा सकता है कि आनंद मठ को किसने लिखा था। तो 3-4 टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। पता नहीं आपसे ये भी पूछ लिया जाता है कि कितनी बार इसको
किस लैंग्वेज में लिखा है, तो वो सभी का आपने ध्यान रखना है। आनंद मठ क्या है, अब इसका आंसर कैसे आएगा, आनंद मठ इज आ बंगाली हिस्टोरिकल नॉवेल। ओके, बस इतना इसका आंसर देना है। एंड इट वॉज रिटन बाई, अगर पूछा जाता है किसने लिखा है तो आप फिर यहाँ पर लिखेंगे इट वॉज रिटन बाई, आनंद मठ वॉज रिटन बाई बंकिम चंद्रा चट्टोपाध्याय। ओके, एंड इट वॉज पब्लिश्ड इन 1882। तो ये भी जरूर ध्यान रखना आपका, इसमें ये आगे आपका आंसर। वाई डज श्री औरोबिंदो कॉल बंकिम चंद्रा ऋषि, श्री औरोबिंदो ने बंकिम चंद्रा को ऋषि क्यों कहा है, क्योंकि बंकिम चंद्रा का था वंदे मातरम। ओके, एंड इट क्रिएटेड अ न्यू इंडिया। तो यहाँ पर आपका बस इतना भी सफिशिएंट आंसर होगा, हिज वंदे मातरम क्रिएटेड अ न्यू इंडिया। नेक्स्ट वन इज राइट अ नोट ऑन, राइटर, अच्छा यहाँ पर देखिए इसका एक ऋषि का ये भी लिया है, आप अगर चाहें तो इस तरह से भी आंसर दे सकते हैं। बिकॉज ऑफ हिज ग्रेट मैसेज, औरोबिंदो ने क्यों उनको ऋषि माना, क्योंकि एक ग्रेट मैसेज जो दिया था बंकिम चंद्रा ने वंदे मातरम के थ्रू, बिना किसी वॉयलेंस के उन्होंने कंट्रीब्यूट किया अपना इंडियन इंडिपेंडेंस में भी। तो उनका जो ग्रेट मैसेज रहा, औरोबिंदो को लगा दैट गॉड हैज चोजन हिम टू गिव मैसेज टू नेशन एंड टू ह्यूमैनिटी। Write a note on the power of words as described by कमला दास। कमला दास की पोयम है आपकी वर्ड्स, तो उसमें क्या पावर है इन वर्ड्स की और उसे किस तरह से डिस्क्राइब किया है कमला दास ने। कमला दास क्या लिखती हैं अपनी पोयम में, दैट द वर्ड्स दे कीप ग्रोइंग इन हर। ओके, इन मी, तो यहाँ पर आप इस तरह से लिखेंगे दैट द पावर ऑफ वर्ड्स एज डिस्क्राइब्ड बाई कमला दास इज दैट दे ऑलवेज कीप ग्रोइंग इन हर, मीन्स दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड। तो कमला दास ने का ये मानना था कि जो भी मैं पोयम लिखती हूँ, जो भी कंपोज करती हूँ, वो जो वर्ड्स होते हैं वो इतने पावरफुल हैं कि उनको कंट्रोल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो एक लीव्स की तरह है, जैसे पत्तियाँ होती हैं। तो उन्होंने वर्ड्स की कंपेयर किससे की थी, लाइक लीव्स, और वो हमेशा क्या होते रहते हैं, उनके अंदर ग्रो अप होते रहते हैं। और यहाँ पर उन्होंने क्योंकि कंपेयर की थी वर्ड्स की लीव से, तो कितनी बार ये भी पूछ लिया जाता है कि इसमें फिगर ऑफ स्पीच क्या है, तो यहाँ पर है सिमिली। दे कीप, दे मीन्स यहाँ पर वर्ड्स, दे कीप ग्रोइंग इन हर एंड दे कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, एंड दे कीप ग्रोइंग लाइक वॉट, किसकी तरह वो बढ़ते रहते हैं, लाइक लीव्स। सो हियर कमला दास शी मेक्स अ कंपैरिजन ऑफ हर पोइट्री विद लीव्स एंड फिगर ऑफ स्पीच इज सिमली। तो देखिए कोई ऑप्शन नहीं था आपका यहाँ पर, आपने अगर 10 दिए जाएंगे तो आपने 10 ही करने हैं। अब चलते हैं आपके शॉर्ट पर। शॉर्ट आपने, ये आपके लॉन्ग हैं क्योंकि 10 मार्क्स का है आपका। ईच सेक्शन कंटेन्स 2 क्वेश्चंस, अटेम्प्ट 1 क्वेश्चन। अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें आपने कोटेशन देनी है, हेडिंग्स देनी है, क्योंकि एक क्वेश्चन आपको कितने नंबर प्रोवाइड करेगा, 10 मार्क्स। Describe the importance features of real civilization as discussed by Gandhi in हिंद स्वराज। तो यहाँ पर आपने क्या लिखना है, रियल सिविलाइजेशन क्या है, जो गांधी जी ने किस में बताई है, हिंद स्वराज में। ओके, हेडिंग्स जरूर आपने यहाँ पर देनी है, बिना हेडिंग्स के आपने कभी भी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। और अगर आपके पास टेक्स्ट में से कोटेशन है, डेफिनेशन है, स्टेटमेंट्स हैं, तो वो भी आपने यहाँ पर मेंशन करने हैं। व्हाट आर गांधीज व्यूज अबाउट रिलीजियस एजुकेशन इन इंडिया, राइट। अब देखिए ये भी आपका गांधी जी से रिलेटेड है और ये भी आपका आ जाता है रिलीजियस एजुकेशन इन इंडिया। ये काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। राइट अ नोट ऑन, राइट अ नोट एन यूटोपियन व्यू ऑफ टैगोर। यूटोपियन व्यू, अब यूटोपियन व्यू किसे कहते हैं, इंडिपेंडेंट थॉट। ओके, फ्रीडम, दैट इज देर इज नो फियर इन योर माइंड, कहीं किसी तरह का कोई डर नहीं है, आप पूरी तरह से फ्री हैं अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए। और आपके थॉट क्या हैं, दे आर कम्प्लीटली इंडिपेंडेंट। तो ये होता है हमारा यूटोपियन व्यू। जब इस तरह के क्वेश्चंस आप लिखना स्टार्ट करते हैं, देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू मस्ट टेल अबाउट व्हाट इज यूटोपियन व्यू। तो पहले आप इसको बताइए कि यूटोपियन व्यू किसे कहते हैं, उसके बाद फिर आप टैगोर के बारे में बताना शुरू कीजिए। एज इन्यूमरेटेड बाय हिम,
इन्यूमरेटेड जैसे कि एक के बाद एक जो लिस्ट बनाते हैं वो बताते चलते हैं कि यूटोपियन व्यू, तो उनके सॉन्ग्स में गीतांजलि में हम क्या देखते हैं, यूटोपियन व्यू। अब जैसे कि देखिए यहाँ पर अगर आप चाहें तो इस तरह की हेडिंग्स ले सकते हैं, देयर इज़ ओनली वन कल्चर अकॉर्डिंग टू टैगोर, कि बस एक ही कल्चर होनी चाहिए, एक ही कल्चर है और वो कौन सी कल्चर है, ह्यूमन कल्चर। उन्होंने टैगोर ने जो फोकस किया है वो किस पर किया है, ह्यूमैनिटी पर फोकस किया है कि इंसानियत से बड़ी चीज़ कोई नहीं है, इंसान से बड़ा इस पूरे वर्ल्ड में कुछ भी नहीं है। ओनली वन रिलीजन, ओके, और एक ही रिलीजन है और वो कौन सा रिलीजन है, ह्यूमन रिलीजन। देर इज ओनली वन रेस, दैट इज ह्यूमन रेस। देर इज ओनली वन सोसाइटी, दैट इज ह्यूमन सोसाइटी। तो जितने भी उनके सॉन्ग्स आपके सिलेबस में प्रिस्क्राइब किए गए हैं, वहाँ पर जो भी आपको फ्रीडम मिलती है और आपको फियरलेस थिंकिंग मिलती है, वो सब आपने इस तरह के, क्योंकि यहाँ पर आपका ये आया है ना इन्यूमरेटेड बाय हिम, तो आपने उसी तरह से हेडिंग्स डालकर उन सबको अच्छी तरीके से आपने डिटेल में मेंशन करना है। देन नेक्स्ट वन इज क्रिटिकली एनालाइज द पोयम वर्ड्स। फिर आपका देखिए, ये आपका शॉर्ट में भी पूछा गया था और आपका ये अब यहाँ लॉन्ग में भी आ रहा है, वर्ड्स कंपोज्ड बाय कमला दास। गुड, आपने क्रिटिकल एनालिसिस लिखना है कौन सी पोएम का, वर्ड्स का। तो ये काफ़ी सिंपल है आपका, इसमें पूरे एक तरीके से आपने इसको क्रिटिकल एप्रिसिएशन भी आप बोल सकते हैं, तो ये आप कर लेना। हाउ डज द पोएम सॉप फॉर्मुलेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं इस तरह के। अब यहाँ पर सॉप फॉर्मुलेट द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, सोप एक अगर देखा जाए, आपने अगर ये पोएम पढ़ी है तो कितनी सिंपल लगती है। एक यहाँ पर कस्टमर आता है, हमारा कैरेक्टर होता है वो कस्टमर, और एक शॉपकीपर होता है, वो उससे एक ब्रांडेड सोप के बारे में पूछते हैं। तो अगर आप सरफेस से देखिए बहुत सिंपल स्टोरी लगती है और वो कस्टमर को सोप पसंद नहीं आती, लेकिन लास्ट में ऐसा क्या होता है कि वो कस्टमर को ना चाहते हुए भी वो डिफेक्टेड सोप को लेना ही पड़ता है शॉपकीपर से। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के, वो क्या है। अब इसको देखिए, अगर इस तरीके से समझें दैट मैन इज़ डिफरेंट फ्रॉम एनिमल, कोई भी फ़र्क नहीं होता मैन में और एनिमल में अगर हमारे अंदर कौन सी पावर नहीं होती, एडजस्टमेंट की पावर नहीं होती। ये सिर्फ इंसान के अंदर है कि वो सिचुएशन को देखकर, सर्कमस्टेंसेस को देखकर अपने आप को क्या कर लेता है, एडजस्ट कर लेता है। जैसे कि आप देखिए कि अगर आप देखते हैं कि सामने वाला आपसे स्ट्रोंगर है तो आप कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ करेंगे, एडजस्ट करेंगे, और जब आप देखते हैं कि सामने वाला आपसे वीक है तो आप बिल्कुल भी एडजस्ट या कंप्रोमाइज़ नहीं करते बल्कि उसको डोमिनेट करते हैं। तो हमारी बेसिक प्रिंसिपल्स लाइफ के क्या है कि हमें हर सिचुएशन में, लाइफ के हर स्टेप में हमें क्या करना पड़ता है, एडजस्ट करना पड़ता है। एडजस्टमेंट, ओके, ये हेडिंग बहुत अच्छी आ जाएगी यहाँ पर, प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ, एडजस्टमेंट विद द सिचुएशन ऑफ लाइफ। और अगर इस तरह का क्वेश्चन नहीं भी पूछा जाता, कोई भी क्वेश्चन आता है सोप से रिलेटेड, तो भी इसको आप इग्नोर नहीं कर सकते। मैन इज डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स एज ही कैन ईजिली अडेप्ट द सिचुएशन। गुड, एंड इन रियल लाइफ वन शुड अडोप्ट द सिचुएशन। और लाइफ में भी हमें क्या करना चाहिए, जैसी भी सिचुएशन है उसी के अकॉर्डिंग हमें खुद को अडेप्ट कर लेना चाहिए। और कैरेक्टर है हमारा यहाँ पर, उसने क्या किया, अडेप्टेड एज द शॉपकीपर वॉज पावरफुल, ही हैड, ओके, एंड ही हैड अ पावरफुल पर्सनैलिटी एंड पोएट वॉज अनेबल टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ हिम। पोएट को बाद में रियलाइज होता है कि वो शॉपकीपर के साथ compete नहीं कर सकता, शॉपकीपर उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रोंग है या उसकी पावरफुल पर्सनैलिटी है। तो वो क्या करता है, वो सिचुएशन को समझता है और बहुत ही क्लेवरली वो क्या करता है, बैकआउट कर जाता है, विड्रॉ कर जाता है, और जो भी शॉपकीपर ने उसको डिफेक्टेड सोप दी थी वो उसी को परचेज कर लेता है। और ये एडजस्टमेंट सभी में आप शो कर सकते हैं, मैरिज में, लव में, ब्रेकअप में। गुड, तो इस तरीके से आपने यहाँ पर जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं लाइफ के वो यहाँ पर शो करने हैं। ड्रॉ अ कैरेक्टर स्केच ऑफ बाल गंगाधर तिलक एज प्रेजेंटेड इन द आर्टिकल बाय श्री औरोबिंदो। कैरेक्टर स्केच ऑफ बाल गंगाधर तिलक, राइट, उनका यहाँ पर कैरेक्टर आएगा, लेकिन वो कैरेक्टर जो किसने प्रेजेंट किया है, औरोबिंदो ने। अब सेक्शन ई, ये आपका शॉर्ट है क्योंकि आपने यहाँ पर 2 क्वेश्चंस करने हैं जो आपके 5-5 मार्क्स के होंगे।
अब देखिए यहाँ पर किस तरीके से आपने, अच्छा ये जो इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं 5 मार्क्स के, इसको आपने 6 to 7 लाइन्स मीन्स हाफ पेज से ज़्यादा आपने बिल्कुल भी नहीं करना। हाफ पेज से ज़्यादा आपने नहीं लिखना। अगर आपके पास कोई एक दो हेडिंग है तो आप उसे यहाँ पर डाल सकते हैं। कितनी बार स्टूडेंट्स बहुत लेंथी लिख देते हैं इस तरह के क्वेश्चंस भी जिसकी ज़रूरत नहीं होती। और आपका लॉन्ग क्वेश्चन 4.5 पेज का होना चाहिए। ओके, 4.5 पेज से कम नहीं होना चाहिए क्योंकि वो आपको 10 मार्क्स प्रोवाइड करेगा। हाउ डू द पेलिनक्विन बेरर्स मेक देयर टास्क जॉयफुल। अब यहाँ पर ये हाफ पेज में आप अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि पेलिनक्विन बेरर्स जो काम कर रहे थे वो क्या काम कर रहे थे, वो पेलिनक्विन को ले जा रहे थे। तो उस काम को, क्योंकि वो उनका टास्क था, उसे वो जॉयफुली करते हैं, हैप्पीली करते हैं। तो कैसे करते हैं, हाउ डू द पेलिनक्विन बेरर्स मेक देयर टास्क जॉयफुल। अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो कैसे पता चले कि आप अपने काम को करते टाइम, ओके, करते टाइम व्हेन यू आर बिजी, यू आर एंगेज्ड इन योर वर्क, कि आप उसको लेकर काफ़ी हैप्पी फील कर रहे हैं, आप काफ़ी खुश हैं। तो तब रियलाइज़ होता है कि आप उस काम को करते करते अगर कुछ गुनगुना रही हैं, गा रही हैं, तो ऑटोमेटिकली पता चल जाता है कि आप उस काम को लेकर काफ़ी एंजॉय कर रही हैं या उस टाइम आप खुश हैं। तो हमारे पेलिनक्विन बेरर्स क्या कर रहे थे, सिंगिंग कर रहे थे। ओके, वो गा रहे थे और बहुत ही अच्छा गा रहे थे। तो इसीलिए पता चलता है कि वो अपने काम को एंजॉय कर रहे थे। तो यहाँ पर बाई सिंगिंग, और इसको आप 6-7 लाइन्स में काफ़ी अच्छी तरीके से अपने वर्ड्स में मेंशन कर देना। लेकिन पहले जो जहाँ भी आप ये लिखोगे बाई सिंगिंग, तो वहाँ पर आप अंडरलाइन कर देना। डिस्कस द फाइनल स्टेज। अब यहाँ पर सरोजनी नायडू की पोयम है इंडियन वीवर्स, बहुत फेमस पोयम है, और उसमें उन्होंने क्योंकि 3 स्टेजेस बताई हैं, तो जो फाइनल स्टेज है ह्यूमन लाइफ की वो क्या होती है, डेथ होती है, उस साइकिल को सरोजनी नायडू ने किस तरीके से डिपिक्ट किया है वो डिस्कस करना है आपने यहाँ पर कुछ लाइन्स में। फाइनल स्टेज, और कितनी बार ये हो सकता है कि 3 स्टेजेस पूछ ली जाएं इस बार आपसे, तो वो जितनी भी पहली हमारी वीडियोज़ हैं उसमें सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए गए हैं, तो वो आपको उससे पता चल जाएगा। तो फाइनल स्टेज पूछी गई है इस बार, आपको 3 स्टेजेस भी आ सकती हैं, तो वो आपने ध्यान रखनी है। व्हाट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द सॉन्ग 35 कौन सा सॉन्ग है रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का। वेयर द, ये यहाँ पर मिस प्रिंट है, माइंड है इसका मीनिंग, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है उनका। इसे भी कुछ वर्ड्स में आप बता सकते हैं कि एक ऐसा कंट्री, एक ऐसा वर्ल्ड, एक ऐसा एरिया बनाना, एक ऐसा इंसान की जिसके मन में किसी भी तरह का कोई डर ना हो। फियरलेस मैन, फियरलेस कंट्री, फियरलेस वर्ल्ड, किसी भी तरह का कोई भी डर ना हो। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। तो बहुत अच्छा सॉन्ग है। इसमें आप अगर आपको याद आती हैं तो आप 1-2 कोटेशन भी दे सकते हैं। एंड द लास्ट वन इज, ये काफ़ी रिपीट होता है ये वाला क्वेश्चन भी, डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव प्रोज राइटिंग। तो ये सब्जेक्टिव क्या होता है आपको पता है, पर्सनल, जिसमें राइटर या प्रोज राइटर, एसेइस्ट अपनी इमोशंस, लाइक्स डिसलाइक्स को एक्सप्रेस करते हैं। ऑब्जेक्टिव इम्पर्सनल। गुड, तो ये आपके सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं यहाँ पर। एंड नाउ डिपेंड्स ऑन यू हाउ यू राइट, क्योंकि इम्पोर्टेंट होता है मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन। तो कितनी बार क्या होता है, स्टूडेंट्स कितनी भी अच्छी तैयारी कर लें, अगर उनका मेथड ऑफ प्रेजेंटेशन अच्छा नहीं है, अगर वो लिखते अच्छे तरीके से नहीं है, तो उनकी मेहनत बेकार हो जाती है। गॉट दिस वन, ओके, बेस्ट ऑफ लक।